आप देख रहे हैं अनोखा पोस्ट। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनोखा पोस्ट चैनल। आपके सामने आज मैं दो शहरों का जबरदस्त कंपैरिजन लेकर आया हूं। लेकिन दोस्तों, इस वीडियो में किसी भी शहर को छोटा या बड़ा दिखाने की कोई मंशा नहीं है, ये सिर्फ नॉलेज मात्र है। तो दोस्तों, आज हम कंपेयर करने जा रहे हैं सूरत वर्सेस पटना। सूरत और पटना दोनों शहर अपने अपने राज्य के बहुत ही प्रमुख शहर हैं। दोनों शहर का मुख्यालय शहर में ही है। तापी नदी सूरत शहर के मध्य से होकर गुजरती है और पटना एक प्राचीन शहर है जो पवन गंगा के दक्षिणी छोर पर बसा हुआ है। सूरत शहर कपड़ा उद्योग, डायमंड कटिंग, पॉलिशिंग के लिए भी प्रसिद्ध है। इसलिए इस शहर को सिल्क सिटी और डायमंड सिटी के नाम से जाना जाता है। और पटना शहर की बात करें तो पटना वायु और जलमार्ग से देश के अन्य भागों से सुगमता पूर्वक जुड़ा हुआ है। यह शहर वर्षों से प्रशासनिक, शैक्षणिक, पर्यटन, ऐतिहासिक धरोहरों और धर्म, अध्यात्म और संस्कृति का केंद्र रहा है। सूरत शहर की जनसंख्या की बात करें तो सूरत की कुल जनसंख्या 2011 के जनगणना के मुताबिक 44,67,797 है और पटना शहर की जनसंख्या की बात करें 2011 की जनगणना के मुताबिक 58,38,465 है। सूरत में बोले जाने वाली भाषाएं गुजराती, सिंधी, हिंदी, मारवाड़ी, मराठी, तेलुगु तथा उड़िया सूरत में प्रमुख तौर पर बोली जाती है और पटना में ज्यादातर हिंदी बोलने वाले लोग प्रमुख भाषी हैं। तो वहीं सूरत की इतिहास की बात करें तो गुजरात राज्य के दक्षिण पश्चिम में स्थित सूरत आज अपने वस्त्रों और हीरो के लिए जाना जाता है। इस धूमधाम और चमक के पीछे महान ऐतिहासिक महत्व और महिमा का एक शहर है। 1990 ईस्वी में सूरत का नाम था सूर्यपुर, सूर्य भगवान का शहर। फिर 12वीं सदी से यहाँ पारसी आकर रहने लगे थे। बाद में कुतुबुद्दीन ऐबक ने भी यहाँ पर राज किया है। तो सूरत पश्चिमी चालुक्य साम्राज्य का एक भाग था। 1514 में गोपी नाम के एक ब्राह्मण ने, जो गुजरात सल्तनत में एक महत्वपूर्ण अधिकारी थे, व्यापारियों को सूरत में बसने के लिए न्योता दिया और उन्हें राजी भी कर लिया, जिससे इस प्रमुख व्यापारिक केंद्र का विकास हुआ। इस शहर की सुरक्षा के लिए सुल्तान ने एक दीवार का निर्माण करवाया, जिसका सबूत उसके अवशेषों में पाया जा सकता है, जो आज भी मौजूद है। मुगल सम्राटों अकबर, जहांगीर, शाहजहां के शासनकाल के दौरान यह शहर व्यापार के लिए एक मुख्य बंदरगाह के रूप में उभर चुका था। यह भारत का एक व्यावसायिक केंद्र बन चुका था और यहाँ एक शाही टकसाल स्थापित की जा चुकी थी। सूरत बंदरगाह हज के लिए मक्का जाने वाले मुस्लिम तीर्थयात्रियों के लिए प्रस्थान स्थान बन चुका था। दुनिया भर में सूरत हीरा और कपड़ा व्यवसायों के लिए एक महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में प्रसिद्ध हुआ। दुनिया भर के बाजारों में कुल हीरो के 92% हीरे सूरत में काटे जाने लगे और पॉलिश भी किए जाने लगे। भारत के किसी भी शहर की तुलना में कढ़ाई मशीनों की अधिकतम संख्या होने के कारण इसे भारत की कढ़ाई राजधानी भी कहा जाता है। एक वैश्विक अध्ययन के अनुसार इसे दुनिया के सबसे तेजी से बढ़ते हुए शहरों में चौथे स्थान पर रखा गया है। इन व्यावसायिक पहलुओं के कारण इस शहर को गुजरात की कमर्शियल राजधानी माना जाता है। ब्रिटिश काल के दौरान ईस्ट इंडिया कंपनी के जहाजों ने इस बंदरगाह पर घूमना आरंभ कर दिया था। सूरत व्यापार का एक ट्रांजिट पॉइंट बन चुका था। अंग्रेजों द्वारा अपना व्यापारिक केंद्र मुंबई शिफ्ट करने तक सूरत भारत के समृद्ध शहरों में से एक था। फिर धीरे धीरे सूरत के गौरव में कमी आने लगी। 1608 में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के जहाजों ने सूरत के तट पर आना शुरू किया। 1615 में स्वाली के युद्ध में पुर्तगालियों को हराने के बाद उन्होंने यहाँ पर एक फैक्ट्री की स्थापना की। सूरत जैसी बंदरगाहों में भारतीय व्यापारियों का प्रभुत्व था, जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में अहम स्थान रखते थे। 17वीं सदी के मध्य में दुनिया का सबसे अमीर व्यापारी वीरजी वोरा को माना जाता था, जो कि सूरत के ही रहने वाले थे। माना जाता था कि वो उस समय भी व्यापार में 80 लाख रुपए तक लगा सकते थे। 1662 में जब पुर्तगाल की राजकुमारी ब्रैगांजा की इंग्लैंड के राजा चार्ल्स से शादी हुई तो पुर्तगालियों ने मुंबई को अंग्रेजों को दहेज के रूप में दे दिया। इसके बाद अंग्रेजों ने साल 1668 में मुंबई में फैक्ट्री की स्थापना की और सूरत का महत्व कम होने लगा।
1687 तक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी सारी प्रेसिडेंसी पूरी तरह से मुंबई में स्थापित कर ली थी। सूरत की उन्नति के शिखर पर इसकी आबादी 8 लाख तक पहुंच गई थी, लेकिन 19वीं सदी के मध्य में इसका महत्व इतना कम हो गया कि शहर की आबादी महज 80,000 रह गई। सन 1800 में सूरत की सभी सरकारी शक्तियों पर अंग्रेजी कब्जा हो चुका था। 1790 से 91 में एक महामारी की वजह से सूरत में 1 लाख लोगों की मौत हो चुकी थी। 1837 की एक भयानक आग और बाढ़ ने सूरत की कई इमारतों को नष्ट कर दिया था। 20वीं शताब्दी तक सूरत की आबादी 1,19,000 पर पहुंच गई और ये फिर से व्यापार और औद्योगिक केंद्र बन गया। हालांकि इसके कुछ पूर्व उद्योग जैसे कि जहाज निर्माण अब अस्तित्व में नहीं है। 1994 में भारी बारिश और बंद नालियों की वजह से सूरत बाढ़ से प्रभावित हुआ। समय रहते गंदे कचरे और मरे हुए जानवरों को नहीं हटाया जा सका, जिससे भयंकर प्लेग फैल गई। इस वजह से कई देशों ने भारत से आने वाले लोगों पर कुछ समय के लिए प्रतिबंध लगा दिया, विशेष रूप से जो लोग फारस की खाड़ी यानी पर्शियन गल्फ के जरिए जाते थे। उस समय के नगरपालिका कमिश्नर और सूरत के लोगों ने शहर को साफ सुथरा करने की ठान ली और आज सूरत भारत का तीसरा सबसे साफ शहर है। और पटना के इतिहास की बात करें तो पटना का पुराना नाम पाटलिपुत्र था। पाटलिपुत्र यानी आधुनिक समय का पटना, भारत का एक प्राचीन शहर और आज बिहार की व्यस्त राजधानियों में से एक। पाटलिपुत्र ऐतिहासिक गौरव और राजनीतिक भाग्य का सदियों से परिणति रहा है। इसे दुनिया के सबसे पुराने शहरों में से एक होने का गौरव प्राप्त है और इतिहास में हमेशा से इसकी गौरवशाली उपस्थिति रही है। वैशाली भगवान महावीर की जन्मभूमि और उस जगह के रूप में जाना जाता है जहां बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश दिया था। वैशाली में एक सुंदर जापानी शांति मंदिर है और 2300 साल पुराने अशोक स्तंभ के शीर्ष पर बने महान सिंह के सौंदर्य का शब्दों में बयान किया जाना मुश्किल है। केसरिया एक लंबे स्तूप के लिए जाना जाता है जहां बुद्ध ने मृत्यु से पहले अपनी भीख का कटोरा दान कर दिया था। बौद्ध तीर्थयात्री और दुनिया भर से पर्यटक बोध गया में एकत्रित होते हैं जहां बोधि वृक्ष के नीचे गौतम बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया था। उस वास्तविक पेड़ की जड़ें आज भी वहां स्थिरता से मौजूद हैं और अनेक तीर्थयात्री इसके पास ध्यान लगाना पसंद करते हैं। अक्टूबर से मार्च के महीनों के दौरान यह सारा इलाका लाल रंग के परिधानों का सागर बन जाता है। जब अनेक तीर्थयात्री इस शांत जगह पर प्रार्थना करने आते हैं, स्वयं दलाई लामा भी बोध गया में कुछ महीने गुजारते हैं। पटना राइस के नाम से यूरोप में प्रसिद्ध चावल के विभिन्न नस्लों की गुणवत्ता का उल्लेख भी इन विवरणों में मिलता है। सूरत शहर के दर्शनीय स्थलों की बात करें तो यहाँ आपको चिंतामणि जैन मंदिर, सूरत में रानी के तालाब के पास स्थित एक प्राचीन मंदिर है, अरब सागर के किनारे स्थित हजीरा गुजरात राज्य में स्थित एक सुरमई शहर है। सुवाली समुद्र तट सूरत से 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। डच गार्डन या डच कब्रिस्तान सूरत का एक लोकप्रिय आकर्षण भी है, जो शहर से लगभग 4 किलोमीटर की दूरी पर कटारगाम गेट के पास स्थित है। और भी बहुत सारे दर्शनीय स्थल हैं। तो वहीं पटना शहर के दर्शनीय स्थलों की बात करें तो पटना में आपको गुरुद्वारा गोविंद घाट गंगा नदी के तट पर स्थित है और तख्त श्री पटना साहिब के पास है। इसे कंगन घाट भी कहते हैं, जहां गुरु गोविंद सिंह ने बचपन में अपना सोने का कंगन फेंक दिया था। गोलघर अनाज भंडारण को पुनर्परिभाषित करने का एक अभिनव प्रयास है। गांधी मैदान इस शहर के नक्शे पर एक बड़ा लैंडमार्क है। पहले इसे पटना लॉन कहते थे। गांधी मैदान पटना के बीच में स्थित है। इसका राजनीतिक और व्यावसायिक महत्व है तथा प्रमुख केंद्रों को इसके चारों ओर स्थित किया जा सकता है। श्री कृष्ण विज्ञान केंद्र एक देखने योग्य स्थान है। फन साइंस गैलरी, पॉपुलर साइंस गैलरी, 3D शो, महासागर, जुरासिक पार्क और इवोल्यूशन यहाँ के कुछ बड़े आकर्षण हैं। फुलवारी शरीफ को सूफी संत के प्राचीन केंद्र के रूप में जाना जाता है और अनेक महान सूफी संत अक्सर यहाँ आते रहते थे। सूरत शहर में SMSS बस सर्विस है। इन बसों में CNG ईंधन का उपयोग और यात्रा की हर जानकारी के साथ LCD स्क्रीन लगी होती है। तो पटना पर्यटन ने यह सुनिश्चित किया है कि यह शहर रेल, सड़क और हवाई मार्ग से भली प्रकार जुड़ा हुआ है।
आगे भी अनोखा पोस्ट आपको ऐसी रोचक जानकारियाँ देता रहेगा, तो बने रहें हमारे अनोखा पोस्ट चैनल के साथ।